Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself Prachi Tandon, and in this video I am going to describe you the first chapter of class 10th history, the rise of nationalism in Europe. It has 6 parts, and in this video we are going to discuss first and second part of this chapter. First part, the French Revolution and the idea of the nation. नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांस के फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ हुई। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने 9th क्लास में फ्रांस के बारे में पढ़ा कि वहाँ 1789 की रिवॉल्यूशन से पहले एब्सोल्यूट मोनार्की थी, यानी वहाँ निरंकुश राजा का राज्य चलता था। 1789 के रिवॉल्यूशन के बाद वहाँ काफ़ी चेंजेस आए। उसमें पहला चेंज था पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। अब सत्ता एक राजा के हाथ से फ्रेंच सिटीजन्स के हाथ में आ गई और अब मोनार्की से डेमोक्रेसी आ गई। इस रिवॉल्यूशन में यह प्रोक्लेम्ड यानी घोषणा की गई कि अब राष्ट्र गठन लोगों के द्वारा किया जाएगा। स्टार्टिंग से ही इन रिवॉल्यूशनरीज ने ऐसे स्टेप उठाए कि फ्रांस के लोगों में सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सके। अब जो सेकंड चेंज आया वो था वहाँ का फ्लैग। रॉयल फ्लैग वाज रिप्लेस्ड बाय न्यू फ्रेंच ट्राई कलर फ्लैग, यानी मोनार्की के टाइम में जो वहाँ रॉयल फ्लैग चलता था उसकी जगह पर अब न्यू फ्रेंच ट्राई कलर फ्लैग आ गया और उसके साथ ही नेशनल एंथम इंट्रोड्यूस किया गया। थर्ड चेंज था वहाँ का स्टेट जनरल का चुनाव। स्टेट जनरल का चुनाव अब वहाँ के एक्टिव सिटीज़न यानी वहाँ के जो मेल मेंबर्स थे जिनको वोट देने का अधिकार था उनके द्वारा किया जाने लगा और इसे नया नाम दिया गया नेशनल असेंबली। A centralized administrative system was put in place and formulated uniform laws for all citizens within its territory, यानी एक कानून उस क्षेत्र में रहने वाले सब लोगों पर समान रूप से लागू होगा। नेक्स्ट चेंज था कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड, यानी वहाँ पर फ्रांस में उस समय आंतरिक व्यापार में काफ़ी सारे टैक्स लिए जाते थे और ड्यूज थे, उन सबको एबॉलिश यानी ख़त्म कर दिया गया और एक नई नापतोल प्रणाली को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट चेंज था वहाँ की लैंग्वेज। वहाँ रीजनल लैंग्वेज के रूप में कई सारी लैंग्वेज बोली जाती थी, लेकिन फ्रेंच को वहाँ कॉमन लैंग्वेज के रूप में एडॉप्ट किया गया। रिवॉल्यूशनरीज ने यह डिक्लेयर किया कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह एम है कि वह यूरोप के अन्य लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए, यानी फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को नेशन बनने में हेल्प करेगा। ये रिवॉल्यूशनरी मोस्टली कौन थे? ये फ्रेंच आर्मी के लोग थे जो नेशनलिज्म के इस आइडिया को विदेशों तक ले जाने लगी। 1799 फ्रांस केम अंडर द कंट्रोल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट was a French army commando। फ्रांस 1799 से लेकर 1815 तक नेपोलियन के कंट्रोल में रहा। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। ऐसा माना जाता है कि नेपोलियन के आने के बाद फिर मोनार्की स्टार्ट हो गई और डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उन्होंने ऐसे क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्क संगत और कुशल बन सके। इसके लिए वे 1804 में एक सिविल कोड लेकर आए जिसे आमतौर पर नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता था। इसके कुछ मेरिट्स भी थी और कुछ डिमेरिट्स भी थी। सो नाउ लेट्स डिस्कस about the merits. First point, did away with all privilege based on birth, यानी जन्म से संबंधित जितने भी विशेष अधिकार थे को समाप्त कर दिया गया। जैसे कि आपको याद होगा फ्रांस में सोसाइटी 3 स्टेट में डिवाइड थी और फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को जन्म से ही विशेष अधिकार मिले होते थे। इन सब अधिकारों को अब समाप्त कर दिया गया। सेकंड था एस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ and secure the right to property, means कानून के समक्ष सभी बराबर हैं और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। थर्ड था नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, मीन्स
नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन को सरल बना दिया। फोर्थ, उनकी मेरिट थी एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज, यानी सामंतवाद व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और किसानों को भूदासत्व के से मुक्ति दिलाई, और जितने भी जागीरदार शुल्क थे उनको सबको ख़त्म कर दिया। फिफ्थ, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। सिक्स्थ था उनका मेरिट स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी। इसकी वजह से बिजनेसमैन को अपने सामान और पूंजी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सुविधा होती थी। नाउ लेट्स डिस्कस द डिमेरिट्स ऑफ द सिविल कोड और नेपोलियन कोड। सो द फर्स्ट डिमेरिट वाज इंक्रीज टैक्सेशन। नेपोलियन को अपनी आर्मी को इंक्रीज करने और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मनी की ज़रूरत थी, और इसके लिए उन्होंने टैक्स में इंक्रीमेंट किया। सेकेंड थी डिमेरिट सेंसरशिप। इट मीन्स नो बडी कैन स्पीक अगेंस्ट द नेपोलियन, यानी नेपोलियन के अगेंस्ट में किसी को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं था। थर्ड था फोर्स्ड conscription into the French armies required to conquer the rest of Europe, मीन्स बाकी यूरोप पर कब्जा करने के लिए फ्रेंच आर्मी में जबरन भर्ती। These were the few reasons why people dislike Napoleon Code. Now let's start with second part of this chapter, that is the making of nationalism in Europe, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। If we look at the map of mid-18th century Europe, we will find that there were no nation state as we know them today. अगर हम मिड-18th सेंचुरी में यूरोप का मैप देखते हैं तो वहाँ हम पाएंगे कोई भी राष्ट्र राज्य नहीं था, जैसा कि हम आज जानते हैं। जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, उस समय ये किंगडम, डचेस एंड कैंटन्स में डिवाइड थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप अभी भी निरंकुश राजाओं के अंडर में थे। दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर, एंड इवन दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज एंड बिलोंग्स टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप। इतनी सारी इनमें डाइवर्सिटीज़ थी, तो भी वहाँ पर किस प्रकार नेशनलिज्म एंड नेशन स्टेट उभर कर आया, क्योंकि एक नेशन होने के लिए सेम लैंग्वेज एंड सेम कल्चर होना ज़रूरी होता है। Now next part, the aristocracy and the middle class. अब हम यूरोप में मिड-18th सेंचुरी की बात करते हैं तो वहाँ की सोसाइटी उस समय दो पार्ट में डिवाइड थी। द फर्स्ट वन वॉज एरिस्टोक्रेसी एंड सेकेंड वॉज पीजेंट्री। तो जो ये एरिस्टोक्रेसी क्लास थी, ये काफ़ी एलाइट मीन्स काफ़ी रिच हुआ करते थे, और उनके पास अपनी लैंड हुआ करती थी, काफ़ी पैसा हुआ करता था, पावर हुआ करती थी, बट इनकी संख्या कम थी। एंड द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ पीजेंट्री। पीजेंट्री ग्रुप में वो लोग आते थे जो किसान थे और एरिस्टोक्रेसी के अंडर में काम किया करते थे, लेकिन ये काफ़ी गरीब हुआ करते थे। मिड-18th सेंचुरी में यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद एक नया वर्ग उभर कर आया। इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स औद्योगिकरण, यानी नई नई मशीनें लग गई। तब उस समय एक नई क्लास उभर कर आई, दैट वाज नोन एज मिडिल क्लास। और अभी तक आपने दो क्लास के बारे में रीड किया है, लेकिन ये जो नया वर्ग उभर कर आया, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज लिबरल मिडिल क्लास। इनमें कौन कौन लोग आते थे? इनमें ज़्यादातर एजुकेटेड लोग, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, क्लर्क्स, प्रोफेशनल लोग आते थे। तो ये जो नया वर्ग आया, तो ये कह सकते हैं कि इसी की वजह से यूरोप में नेशनलिज्म उभर कर आया। नाउ नेक्स्ट पार्ट, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? The term liberalism derives from the Latin word liber, meaning free. For the new middle class, liberalism stands for freedom for the individual and the equality of all before the law. Means, तो ये लिबरल का मतलब हुआ आज़ादी। तो यह लिबरलिज्म क्या चाहते थे? आज़ादी, व्यक्तिगत आज़ादी और कानून के समक्ष सब बराबर हों। पॉलिटिकली ये चाहते थे एक ऐसी गवर्नमेंट जो सबकी सहमति से बनी हुई हो। Yet, equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage.
सफरेज मीन्स वोट देने का अधिकार। तो कानून की समझ सब बराबर हो, इसके लिए यह ज़रूरी नहीं था कि वोट देने का अधिकार भी आता हो। अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम की बात करें, तब वहाँ पहला पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें वोट देने का अधिकार सिर्फ उनके पास था जिनकी अपनी संपत्ति होती थी। नेपोलियन के टाइम में महिलाओं को इससे सेपरेट रखा गया था, उन्हें सिर्फ पति या पिता के अधीन रहना होता था। इसलिए 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में महिलाओं और जिनके पास अपनी संपत्ति नहीं थी, उन्होंने राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। इकोनॉमिक क्षेत्र में लिबरलिज्म, मार्केट की फ्रीडम और गुड्स एंड कैपिटल को ले जाने के लिए स्टेट द्वारा लगाए गए जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थे यानी पाबंदियां थी, उनको ख़त्म करने के फेवर में थी। 19th सेंचुरी में जो एमर्जिंग मिडिल क्लास ग्रुप था, इनकी ये स्ट्रॉन्ग डिमांड थी। 19th सेंचुरी से पहले अगर जर्मन भाषी इलाकों का एग्जाम्पल लेते हैं तो नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स में अनेकों छोटे छोटे स्टेट से 39 स्टेट का एक कॉन्फेडरेशन यानी एक महासंघ बना जिनकी अपनी करेंसी थी और अपना वेट एंड मेजर सिस्टम था। 1833 में हेम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर माल बेचने के लिए एक बिजनेसमैन को 11 कस्टम बैरियर से होकर गुजरना पड़ता था और हर बार उसको 5% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी, जो उसके सामान के वेट और साइज़ के अकॉर्डिंग हुआ करती थी और हर क्षेत्र के अपने वेट एंड मेजर सिस्टम अलग अलग थे। न्यू कॉमर्शियल क्लास ने ऐसी कंडीशन को इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एक्सचेंज में बाधक मानते हुए एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी के फेवर में तर्क दिया ताकि लोगों का सामान व पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। इस पर्पज़ से 1834 में प्रेशा की पहल पर जुलाइन में एक कस्टम यूनियन फॉर्म किया गया जिसमें ज़्यादातर जर्मन स्टेट थे। इस यूनियन ने जितने भी कस्टम बैरियर थे उन्हें ख़त्म कर दिया और करेंसी की संख्या जो 30 से ज़्यादा हुआ करती थी उन्हें 2 कर दिया। द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी और इस तरीके से वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को इकोनॉमिक नेशनलिज्म की वेव ने और स्ट्रॉन्ग बना दिया। Now let's start the next part, a new conservatism after 1815. 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपियन सरकार कंजर्वेटिव से प्रेरित हुई। अब ये कंजर्वेटिव कौन लोग थे? कंजर्वेटिव वो लोग थे जो इस बात पर बिलीव करते थे कि स्टेट और सोसाइटी द्वारा इस्टेब्लिश की गई ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट जैसे चर्च, मोनार्की, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी एंड फैमिली, इन सबको प्रिजर्व रखना चाहिए। यानी वो किसी भी तरह का बदलाव पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था इससे उनकी ट्रेडिशनल वैल्यू ख़त्म हो जाती है। हालांकि ज़्यादातर कंजर्वेटिव्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले के दौर की वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा किए गए चेंजेस से उन्होंने ये जान लिया था कि मॉडर्नाइजेशन मोनार्की जैसी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट को मजबूत बनाने में सक्षम था। 1815 में ब्रिटेन, रशिया, प्रशा, ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपियन पावर जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, उनके प्रतिनिधि यूरोप के एक सेटलमेंट करने के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन की होस्टिंग ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैट्रिक ने की। इसमें प्रतिनिधियों ने ट्रीटी ऑफ वियना सेट की, जिसका एम उन सारे चेंजेस को ख़त्म करना था जो नेपोलियन वार्स के टाइम में हुए थे। इसके लिए जो सबसे पहला था, The Bourbon dynasty, which had been deposed during the French Revolution, was restored to power. 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस में लुई 16 का राजतंत्र था, जो कि बर्बन डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। 1789 की रिवॉल्यूशन के टाइम बर्बन डायनेस्टी को ओवरथ्रोन कर दिया गया, मीन्स पावर से हटा दिया गया। अब उसी बर्बन डायनेस्टी को पावर में लाया गया, means restore the Bourbon dynasty. A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. फ्रांस की बाउंड्रीज पर स्टेट की सीरीज सेट कर दी गई ताकि फ्रांस भविष्य में दोबारा अपना विस्तार न कर सके। इसके लिए नॉर्थ में नीदरलैंड को सेट किया गया, जिसमें बेल्जियम इंक्लूड था, एंड साउथ में पीडमोंट में जिनेवा को ऐड किया गया। प्रेशा को वेस्टर्न फ्रंटियर में इंपॉर्टेंट नए इलाके दिए गए। ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दिया गया। ईस्ट में रशिया को पोलैंड का पार्ट दिया गया, बट नेपोलियन के 39 स्टेट के कॉन्फेडरेशन मीन्स महासंघ को टच नहीं किया गया। इन सब का मेन एम मोनार्की को वापस लाना था, यूरोप में न्यू कंजर्वेटिव सिस्टम एस्टेब्लिश करना था।
1815 में ये कंजर्वेटिव रिजाइम ऑटोक्रेटिक मीन्स निरंकुश हो गई थी और ये किसी भी प्रकार का क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट्स मीन्स आलोचना और असहमति को बर्दाश्त नहीं करते थे और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकार की वैधता पर सवाल उठाती थीं। इसके लिए ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए ताकि कंजर्वेटिव ये नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके अगेंस्ट में बोले या लिखे। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, द रिवॉल्यूशनरीज मीन्स क्रांतिकारी। 1815 के बाद जो कंजर्वेटिव रिजाइम थी, इनके अगेंस्ट में कुछ लोग आए जो वापस मोनार्की नहीं चाहते थे। ये लोग फ्रीडम एंड लिबर्टी चाहते थे। ये लोग रिवॉल्यूशनरीज कहलाए। कई सारे यूरोपियन स्टेट में इन रिवॉल्यूशनरीज को ट्रेनिंग देने और फ्रीडम एंड लिबर्टी के इस आइडिया को स्प्रेड करने के लिए सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई गई। यूरोप में उस समय सेंसरशिप होने की वजह से लोग अपने इस फ्रीडम एंड लिबर्टी के आइडिया को फ्रीली व्यक्त नहीं कर सकते थे, इसीलिए सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई गईं। उस समय रिवॉल्यूशनरी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। मोस्टली रिवॉल्यूशनरीज ये मानते थे कि एक नेशन स्टेट को एस्टेब्लिश करने के लिए स्ट्रगल फॉर फ्रीडम अनिवार्य है। इन्हीं में से एक रिवॉल्यूशनरी थे जोसेपी मैज़िनी। ये 1807 में जिनेवा में बॉर्न हुए और ये कार्बोनारी सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बन गए। 24 ईयर्स की एज में इन्हें लिगुरिया में रिवॉल्यूशन के लिए देश से निकाल दिया गया। आफ्टर दैट ही फॉर्म 2 more secret society. First was Young Italy in Marseille and second was Young Europe in Bern, जिसके मेंबर पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट के सेम आइडिया वाले यंग मैन थे। मैज़िनी का यह मानना था कि ईश्वर ने हमें समान रूप से बनाया है, तो कोई एक व्यक्ति हम पर राज कैसे कर सकता है। उनके अनुसार एक नेशन ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है, अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैचवर्क की तरह नहीं रह सकता। इसे जोड़कर एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक बनाना ही था और यही यूनिफिकेशन ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता है। उनकी इस मॉडल की देखा देखी जर्मन, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड एंड पोलैंड में भी सीक्रेट सोसाइटीज़ सेटअप की गईं। मैज़िनी द्वारा मोनार्की का घोर विरोध और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के अपने इस सपने से मैज़िनी ने कंजर्वेटिव्स को हरा दिया। मेटरनिक जो एक कंजर्वेटिव थे, उन्होंने इसे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। That's all for today. I hope you liked my video. Please like, share and subscribe my YouTube channel and don't forget to press the bell icon.